Good morning, students. Welcome back. Today we will read chapter number 8, A House is Not a Home, from your book Moments. So, the story is based on the theme of adjustment issues encountered by teenagers. The routine problems of life appears grievous and difficult to children in their growing years. ठीक है, तो ये जो थीम है कि टीनेजर्स जो होते हैं राइट, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है. ठीक है, एडजस्टमेंट इश्यूज़ होते हैं जब वो एक जगह से दूसरी जगह शफल करते हैं, शिफ्ट करते हैं तब. ठीक है, और जो उनकी डे टू डे लाइफ प्रॉब्लम है तो उससे रिलेटेड ये चैप्टर है, जिसमें एक टीनेजर बॉय है और वो क्या क्या प्रॉब्लम फेस करता है जब वो एक जगह से दूसरी स्कूल में शिफ्ट होता है, तब क्या क्या थॉट्स उसके दिमाग में आते हैं. ठीक है, नेक्स्ट द स्टोरी ऑल्सो हाईलाइट द थिन डिफरेंस बिटवीन अ हाउस एंड अ होम. ओके, यहाँ पे जो स्टोरी है इसका मीनिंग ही आप देख सकते हैं, हाउस इज़ नॉट अ होम. तो यहाँ पे जो थिन लाइन होती है कि घर में और हाउस में, होम एंड हाउस में क्या डिफरेंस है वो भी बहुत अच्छे से बता रखा है. ओके, व्हाइल अ हाउस इज़ अ बिल्डिंग वेयर पीपल लिव. ठीक है, एक हाउस आप क्या कह सकते हो जहाँ पे लोग रहते हैं, लेकिन घर जो होता है ना, जहाँ हम होम की बात करते हैं तो होम इज़ अ प्लेस वेयर अ फैमिली लिव्स. ठीक है, तो ये डिफरेंस जो है वो लव बॉन्ड रिलेशनशिप, इनका जो डिफरेंस है, एक हाउस को जो घर बनाता है, ठीक है, स्पेशल बॉन्ड्स पेरेंट्स का, स्पेशल बॉन्ड सराउंडिंग्स का, नेबर्स का. ठीक है, तो वो एक हाउस को होम बनाता है, तो वो हम आज देखने वाले हैं. ठीक है, एंड ऑल्सो द नरेटर्स हाउस गेट डिस्ट्रॉयड, है ना. सो कैसा उनको फील होता है और किस तरीके से वो इस प्रॉब्लम से बाहर आते हैं, ठीक है, वो हम देखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. So this story reflects the challenges to being a teenager and the problem of growing up. So we had already discussed कि क्या teenagers के साथ problems होती हैं उनकी growing age में और क्या क्या problems उनको face करना होता है. ठीक है, वो हम इस आप कह सकते हो कि इस चैप्टर में देखने वाले हैं. हाउ डज़ द ऑथर ओवरकम हिज प्रॉब्लम, और किस तरीके से जो ऑथर है हमारा, जो नरेटर भी है यहाँ पे, ठीक है, वो किस तरीके से इस प्रॉब्लम में प्रॉब्लम से निकल के आता है, ओवरकम करता है, वो इस चैप्टर के बारे में इस चैप्टर में हम देखेंगे. जैन उनका नाम है, ओके, राइटर का, और नरेटर भी है. नाउ माई फर्स्ट ईयर ऑफ हाई स्कूल वॉज फेल्ट ऑकवर्ड. नाउ माई फर्स्ट ईयर ऑफ हाई स्कूल फेल्ट ऑकवर्ड. यहाँ पे जो राइटर है वो क्या कह रहे हैं, जब मैं मेरा जो पहला ईयर था, फर्स्ट ईयर था, जब मैं जूनियर स्कूल से हाई स्कूल में गया, वो बहुत ऑकवर्ड था, वो बहुत ज़्यादा वियर्ड था, मेरा मन नहीं लगता था, स्ट्रेंज लगता था. आफ्टर लिविंग जूनियर हाई एट द हेड ऑफ माई स्कूल विद ऑल द सीनियरिटी the upper grade level could afford me, it felt strange starting over as a freshman. Now उसको वो इतना स्ट्रेंज क्यों लग रहा है, क्योंकि जब वो जूनियर क्लासेस में थे, जब वो जूनियर स्कूल में थे, वहाँ पे वो हेड बॉय थे. ठीक है, सीनियरिटी जो सीनियरशिप आप कह सकते हो, सीनियरहुड वाली जो फीलिंग है वो उसको वहाँ पे एंजॉय कर रहे थे. ठीक है, एंड वहाँ का जो आप कह सकते हो एनवायरनमेंट है वो काफ़ी वो उससे बहुत ही ज़्यादा अफेक्शन रखते थे, क्योंकि वहाँ पे एक तो वो सीनियर हो चुके थे, उस स्कूल में लोग उनको जानते थे. लेकिन जब वो हाई स्कूल में गए तब उनको ये चीज़, क्योंकि वो नई स्कूल में शिफ्ट हुए, तो उनको बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबलनेस फील हुआ. ओके, इट फेल्ट स्ट्रेंज स्टार्टिंग ओवर एज अ फ्रेशमैन. एंड एज अ फ्रेशमैन जब आप किसी नई स्कूल में जाते हो, जब आप नई सोसाइटी में जाते हो, तो आपको एज ए न्यू स्टार्ट करना पड़ता है. सब कुछ आपको नया वहाँ पे मिलता है, सब कुछ लोग आपको जानते नहीं हैं, पहचानते नहीं हैं, तो आपको एक फ्रेश स्टार्ट करना पड़ता है. तो सेम विद द ऑथर, जैन क्या कह रहे हैं कि वहाँ पे वापस वही बॉन्ड्स, दोस्त, वही बॉन्ड आप कह सकते हो टीचर्स के साथ क्रिएट करना, अपने दोस्तों के नए दोस्त बनाना, ये सब बहुत चैलेंजिंग होता है. तो वो उसे बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो कि एक स्ट्रेंज फीलिंग दे रहा था. द स्कूल वॉज ट्वाइस एज बिग एज माई ओल्ड स्कूल. ये जो नए स्कूल में गए वो बहुत बड़ी स्कूल थी, ट्वाइस of his old school, and to make matters worse, my closest friends were sent to a different high school. I felt very isolated. और इस बात को और भी क्या चीज़ ख़राब बना रही थी कि जो मेरे क्लोजेस्ट फ्रेंड थे वो किसी और स्कूल में गए, तो यहाँ पे बिल्कुल वो लोनली फील कर रहे हैं, और यहाँ पे एकदम वो आइसोलेटेड, अकेला, लोनली फील करते थे ना. ही फेल्ट दैट ही इज़ अलोन
at this new school. I miss my old teachers so much that I would go back and visit them. मैं अपनी जो पुरानी टीचर्स थी, क्योंकि उसका स्पेशल बॉन्ड बन चुका था उन टीचर्स के साथ, ठीक है, वो क्या कह रहा है, मैं उनको बहुत मिस करता था और मैं चाहता था, ऐसा मुझे लगता था कि मैं जाऊँ और उनसे मिल के आ जाऊँ. दे वुड एनकरेज मी टू गेट इन्वॉल्व इन स्कूल एक्टिविटीज़ सो दैट आई कुड मीट न्यू पीपल. और जब मैं उनके पास जाता था तो वो टीचर्स हमेशा मुझे एनकरेज करती थी, मुझे हमेशा आप कह सकते हो कि मोटिवेट करती थी कि मैं नई जगह जाऊँ और वहाँ पे जो डिफरेंट को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है उस स्कूल में उसमें पार्टिसिपेट करूँ, ताकि मैं बहुत जल्दी या अच्छे से मिंगल हो जाऊँ, ठीक है, वहाँ के लोगों के साथ. They told me that in time I would adjust and probably end up loving my new school more than I had my old one. और मुझे ये भी समझाती थी, देखो कितनी बहुत ही अच्छे टीचर्स थे उसके पास. आप देख लो कितना क्लोज उसका जो रिलेशनशिप है या उसका बॉन्ड है उन टीचर्स के साथ. और वो टीचर्स क्या कहती थी कि जब तुम वो स्कूल छोड़ने जाओगे धीरे धीरे तुम्हें उससे अटैचमेंट हो जाएगा, और जब समय के साथ साथ जब समय निकलता जाएगा उसके बाद जब तुम्हें ये स्कूल छोड़ना पड़ेगा तब तुम्हें तुम्हारी ये स्कूल है उससे भी ज़्यादा अटैचमेंट तुम्हारी न्यू स्कूल से हो जाएगा. ऐसा ही होता है. तो शुरू में हमें एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स होती है, हमें थोड़ा एडजस्ट करना होता है, तो टीचर्स भी बहुत सपोर्टिव है. और वो क्या कह रही थी कि यू शुड participate in school activities. Now they made me promise that when that happened I would still come by and visit them from time to time. I understood the psychology in what they were saying, but I took some comfort in it nonetheless. ठीक है, यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि जो सेंस ऑफ आप कह सकते हो बिहेवियर है, मैं उनका समझ रहा था कि वो मुझे क्या समझाना चाह रही थी, लेकिन जो भी वो समझा रहे थे वो नीदरलेस मैं समझ नहीं पा रहा था. मुझे इस एडजस्टमेंट में समय लग रहा था. राइट नाउ ऑन संडे आफ्टरनून, नॉट लॉन्ग आफ्टर आई हैड स्टार्टेड हाई स्कूल, ठीक है, ये बात कर रहा है संडे आफ्टरनून की. आई हैड स्टार्टेड हाई स्कूल, आई वॉज सिटिंग एट होम एट आर डाइनिंग रूम टेबल डूइंग होमवर्क. ठीक है, मैं अपना होमवर्क कर रहा था. इट वॉज अ कोल्ड एंड विंडी फॉल डे, ठीक है, बहुत ही ठंडा दिन था वो, एंड हवा भी चल रही थी. एंड वी हैड अ फायर गोइंग इन आवर फायर प्लेस. ठीक है, जो ठंडी जगह होती है वहाँ पे एक फायर प्लेस होती है, अलाव होता है. आपको पता है कि वहाँ पे हम आग जला के रखते हैं ताकि वो जो रूम है वो हीटर का वर्क करे. तो यहाँ पे इनके पास भी फायर प्लेस थी जहाँ पे आग जल रही थी. एज यूजुअल माई रेड टेबी cat was lying on top of my papers, pouring loudly and occasionally sweating at my pan for entertainment sake. और वहाँ पे वो क्या देखते हैं कि उनके पास एक जब वो ये अपना होमवर्क कर रहे थे तब उनकी टैबी मतलब लविंग कैट उनके पास थी. एंड पॉरिंग मतलब कंटेंटमेंट साउंड है ना, पॉरिंग मतलब साउंड क्रिएट करते. जब हम अपने पैट के साथ थोड़ा सा समय स्पेंड करते तो वो एक अच्छी एक कंटेंटमेंट साउंड निकालते, एक सेटिस्फाइड साउंड निकालते. तो वो जो कैट है वो भी बहुत खुश थी और वो साउंड क्रिएट करके बता रही थी. मतलब उसकी जो आवाज़ आ रही थी वो बता रही थी कि वो खुश है, ठीक है, हैप्पी है. स्वेटिंग मतलब लीक है ना, जो हम लिकिंग करते हैं. तो जो मेरा पेन है उससे वो जो उसमें से उसको लिक कर रही थी और इस तरीके से वो जो अपना एंटरटेनमेंट कर रही थी कैट. तो क्या बताती है लाइन्स की जो हमारे पास ऑथर और नरेटर है रैन, उसके पास एक कैट भी थी. शी वॉज नेवर फार फ्रॉम मी, आई हैड रेस्क्यूड हर व्हेन शी वॉज अ किटन. और वो मेरे से कभी दूर नहीं रहती थी जब वो छोटी थी, किटन थी, ठीक है, तभी मैं उसे कहीं से बचा कर लेकर आया था. एंड समहाउ शी न्यू दैट आई वॉज द वन रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग हर द गुड लाइफ. और शायद उस कैट को पता था कि शायद मैं ही वो पर्सन हूँ या रिस्पॉन्सिबल पर्सन हूँ जिसने उसकी जान बचाई, इसलिए शायद वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी. माई मदर केप्ट स्टोकिंग द फायर टू कीप द हाउस नाइस एंड वार्म. ओके, जो मेरी मॉम थी वो जो फायर है उसको राइट अमाउंट में रख रही थी ताकि वो जो घर है वो एकदम कम्फी रहे, कंफर्टेबल रहे, वार्म रहे. सडनली आई स्मेल समथिंग स्ट्रेंज एंड देन आई नोटिस इट स्मोक पॉरिंग इन थ्रू द सीम्स ऑफ द सीलिंग. और मैंने क्या देखा सडनली कि मुझे कुछ स्मेल आई कुछ जलने की. मैंने क्या देखा कि स्मोक जो है, धुआं जो है वो हमारी जो सीलिंग है, हमारा जो छत है वहाँ से बाहर निकल रहा था. कि उसने क्या देखा कि कुछ जल रहा है. द स्मोक बिगेन टू फिल द रूम सो क्विकली दैट वी कुड बेयरली सी. और जल्दी जैसे ही उसकी नज़र पड़ी कि जो छत है वहाँ से स्मोक इमिट हो रही है, जैसे ही वो कुछ सोचता करता पूरा जो रूम है वो स्मोक से भर गया. ठीक है, फटाफट बहुत जल्दी ये काम हुआ कि वो जो रूम है वो इस तरीके से स्मोक से फिल हो गया कि वो कुछ भी देख नहीं पा रहे थे. ग्रोपिंग our own
to the front door, we all run out into the front yard. Now, ग्रॉपिंग मतलब मूव, ठीक है, हम वहाँ से हिले, ठीक है, हमने अपना वहाँ से गए, फ्रंट डोर से हम बाहर निकले. वी ऑल रन आउट इनटू द फ्रंट यार्ड, ठीक है, फ्रंट डोर से या फ्रंट यार्ड से हम बाहर निकले. बाय द टाइम वी मेड आवर वे आउटसाइड, द होल रूफ वाज एनगल्फ्ड इन फ्लेम्स एंड इट वाज स्प्रेडिंग क्विकली. आई ran to the neighbors to call the fire department while I watched my mother run back into the house. मैंने क्या देखा, मैं जैसे ही मैं बाहर निकला, जो हमारी रूफ़ थी, जो हमारी छत थी, वो पूरी तरीके से फ्लेम से भर गई थी, जलने लग गया था उनका घर, और पूरे जो फ्लेम्स है, वो जो आग है, वो क्विकली स्प्रेड हो गई थी. आई रन टू द नेबर, ठीक है, मैं अपने पड़ोसियों के पास गया ताकि मैं फायर डिपार्टमेंट को कॉल कर सकूं, बुला सकूं. और मैंने उस समय क्या देखा कि जो मेरी मदर है वो वापस उस घर में भाग के जा रही है. माई मदर दैन रन आउट ऑफ द हाउस कैरिंग अ स्मॉल मेटल बॉक्स फुल ऑफ इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट. और जो मेरी मॉम थी वो उस घर में गई और फटाफट एक छोटा सा स्मॉल मेटल बॉक्स जो था, वो जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रखे होंगे, ऐसा मुझे लगा, वो बॉक्स लेकर आई. शी ड्रॉप द केस ऑन द लॉन एंड इन अ क्रेज स्टेट, मतलब शी वॉज गॉन मैड. क्रेज स्टेट मतलब बहुत, क्योंकि एकदम आपके घर में जब आग लग जाएगी तो थोड़ा सा आप बावले हो जाते हो, थोड़े पागल हो जाते हो ना. शी इज़ इन अ मैड स्टेज नाउ. रन बैक इन टू द हाउस, फटाफट वो वापस एकदम मैडली वो रूम, उस हाउस से, हमारा जो घर जो जल रहा था उसके अंदर वापस गई. आई न्यू वॉट शी वॉज आफ्टर, मुझे पता था वो किसके पीछे है. पहले वो एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बॉक्स था, वो लेकर आई, और उसके बाद में उनको कुछ क्लिक किया, ट्रिगर किया कि कोई चीज़ है जो छूट गई है, वो फटाफट उसके पीछे गई. माई फादर हैड died when I was young and I was certain that she was not going to let his pictures and letter go up in flames. और उसने क्या बताया कि उसे पता चल गया था कि वो क्या लाने वाली थी, और वो थे उनके जो फादर थे, उनके जो फादर थे उनकी डेथ हो चुकी थी, ठीक है, जब वो छोटा ही था. एंड मुझे पता था कि वो उनकी पिक्चर्स और कुछ लेटर्स जो थे उनको जलने नहीं, उनकी जो आखिरी मेमोरेंस होती है, रिमेम्बरेंस में जो लेटर लिखे हुए थे या पिक्चर्स थी, वो उसको जलने नहीं देना चाहती थी, वो हमेशा उनको साथ रखना चाहती थी. स्टिल आई स्क्रीम्ड एट हर, मॉम नो. फिर भी मैं चिल्लाया और मैंने क्या कहा, मॉम प्लीज़ डोंट गो. Now I was about to run after her when I felt a large hand hold me back. मैं बस उनके पीछे जाने ही वाला था, तब मैंने क्या देखा कि किसी बड़े हाथ ने मुझे रोक लिया, कोई आ गया, उसको पकड़ लिया. इट वॉज़ अ फायरमैन. और वो कौन थे, जो आग बुझाने वाले थे, वो आ गए थे तब तक, और उन्होंने उसको रोका. आई हैडंट even noticed that the street had already filled with fire trucks. और मैंने जब ये इंसिडेंट हुआ तब शायद मैं नोटिस भी नहीं कर पाया कि जो मेरी पूरी गली थी वो फायर ट्रक से भर चुकी थी. I was trying to free myself from his grasp, yelling, "You don't understand, my mother is माई मदर्स इन देयर." मैं बस उस कोशिश कर रहा था कि किसी ना किसी तरीके से वो जो ग्राफ्स मतलब जो होल्ड, टाइट होल्ड होता है या कैच होता है, तो मैं चिल्ला रहा था, कोशिश कर रहा था कि मैं वो जो होल्ड है, जिस तरीके से उसने मुझे कैच कर रखा था, होल्ड कर रखा था, मैं उससे छूट जाऊं. और मैंने उन्हें क्या कहा कि आप नहीं समझोगे कि मेरी माँ है, वो अंदर है. ओके, ही लव्स हिज मदर. ही येल्ड ऑन टू मी while other firefighters ran into the house. He knew that I wasn't acting very logically and that if he were to let go, I had run. He was right. और उसने मुझे थोड़ा सा डांटा, चिल्लाया मेरे ऊपर. मुझे पता है कि वो लॉजिकली बिल्कुल करेक्ट था. कुछ और जो फायर फाइटर्स थे वो अंदर गए मेरी मॉम के पास, ठीक है, और मुझे पता था कि लॉजिकली मैं बिल्कुल सही एक्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि वो इमोशनल हो गया था. वो अपनी मम्मा, उसे लगा कि कहीं मेरी मम्मा जो है, मदर जो है, वो हर्ट ना हो जाए. तो लॉजिकली वो क्या कह रहा है कि मैं करेक्ट नहीं था, आई नो. और शायद यही रीज़न था कि वो जब उसने जो फायर फाइटर था या जो फायरमैन था, उसने मुझे कैच कर रखा था, होल्ड कर रखा था, और वो मुझ पर चिल्लाया, फिर भी मुझे गुस्सा नहीं आया. इट्स ऑल राइट, दे ऑल गेट हियर हर, ही सेड. उसने क्या कहा कि इट्स ऑल राइट, सब कुछ ठीक हो जाएगा. वो जो फायर फाइटर्स अंदर गए घर के अंदर, वो तुम्हारी मॉम को लेकर आ जाएंगे. ही रैप्ड अ ब्लैंकेट अराउंड मी एंड सेट मी डाउन इन आर कार. ठीक है, उन्होंने कुछ रैपर जो है, जो आप कंबल कह सकते हो, उसको रैप किया. ठीक है, जो ब्लैंकेट है उसको रैप किया, मेरी चारों तरफ लिपटाया और मुझे कार के अंदर बैठ जाने के लिए कहा. सून आफ्टर दैट अ फायरमैन एमर्ज्ड फ्रॉम आवर हाउस विद. उसके बाद एक फायरमैन आया जो हमारे गांव से, जो हमारे घर से आया था. एंड मॉम
माई मॉम इन टो, ठीक है। और जो फायरमैन था, टो मतलब पुल, उसको जो एक फायरमैन था वो मेरी मम्मा को खींचते हुए बाहर लेकर आ रहा था। ही क्विकली टुक हर ओवर टू द ट्रक एंड पुट एन ऑक्सीजन मास्क ऑन हर, ठीक है। फटाफट वो ट्रक के पास ले गया और वहाँ पे एक ऑक्सीजन मास्क था, वो उसको दिया। आई रन ओवर एंड हग्ड हर, ठीक है। मैं उनके पास गया और मैंने उनको गले लगाया। ऑल दोज टाइम्स आई एवर आर्ग्यूड विद हर एंड हेटेड हर वैनिश एट दैट थॉट ऑफ लॉसिंग हर, ठीक है। अक्सर क्या होता है जब हम बच्चे होते हैं, हमारी जो मदर से बहुत सारे आर्ग्यूमेंट हो जाते हैं, लेकिन और उनसे किसी बात पे हमें गुस्सा भी आता है, लेकिन अभी क्योंकि वो सारा गुस्सा, वो सारी आर्ग्यूमेंट्स गायब हो चुके थे, क्योंकि मैं अपनी मॉम को नहीं खोना चाहता था। शी इज़ गोइंग टू बी ओके सैड द फायरमैन, उस जो फायरमैन है उसने क्या कहा कि तुम्हारी मॉम ठीक हो जाएगी। शी जस्ट इनहेल्ड अ लिटिल स्मोक, बस कुछ थोड़ी सी जो स्मोक है, धुआं है, वो उनके अंदर चले गया है। एंड देन ही ran back to fight the fire while my mother and I said there are days I remember watching my house burn down and thinking what there was nothing I could do about it। और वो क्या कह रहे थे, वो वहाँ पे बैठ गए और बिना, अब डेज मतलब होता है कि बिना कुछ कहे, डल है ना, डलनेस के साथ वो वहाँ बैठ गए और उन्होंने बैठ के चुपचाप अपना घर जलते हुए देखा, क्योंकि वो कोई भी चीज़ कुछ भी नहीं कर सकते थे अपने घर को बचाने के लिए। ओके, 5 hours later, 5 घंटों बाद, द फायर वॉज फाइनली आउट, ठीक है। नाउ आवर हाउस वॉज ऑलमोस्ट कम्प्लीटली बर्न डाउन, और हमारा जो घर है 5 घंटे में वो काबू में आया, फायर बुझा दी गई और पूरी तरीके से लगभग वो जल गया था। बट देन इट स्ट्रक मी आई हैडंट सीन माई कैट, लेकिन तब मुझे एक बात ध्यान में आई कि मेरे पास जो वो प्यारी सी कैट थी वो अभी कहीं मुझे दिखाई नहीं दे रही। वेयर वॉज माई कैट? ओके, मच टू माई हॉरर आई रियलाइज दैट शी वॉज nowhere to be found, और बहुत घबरा गया था और आसपास वो बिल्कुल भी मुझे नहीं मिल रही थी। Then all at once it hit me, the new school, the fire, my cat, I broke down in tears and cried, I was suffering loss big time। Now सब कुछ उसके साथ बुरा हो रहा था, उसे ऐसा लग रहा था। Then all at once उसको क्या रियलाइज़ हुआ कि न्यू स्कूल है मेरा, वो वहाँ पे एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, घर में आग लग चुकी है, उसकी जो फेवरेट कैट है, उसकी जो जिससे वो बहुत प्यार करता है, जिसको बचा के लेके आया था, वो कहीं खो गई है, घर पूरा जल गया था और इस वजह से पूरी तरीके से टूट चुका था और वो रोने लगा, है ना। रोया और सिर्फ रोया, बहुत ज़्यादा, ही क्राइड अ लॉट, ओके। एंड उसे लगा कि बस ये जो समय है, शायद इस समय उसको केवल और केवल सब चीज़ उसके अपोजिट हो रही है, ठीक है। देन फायरमैन wouldn't let us go back into the house that night। और उस दिन क्योंकि वो घर में धुआं भर चुका था, इसलिए जो फायरमैन थे उन्होंने हमें घर के अंदर नहीं जाने दिया। इट वॉज स्टिल टू डेंजरस, डेड और अलाइव, आई कुडंट इमेजिन लिविंग विदाउट नोइंग अबाउट माई कैट, राइट। अभी भी बहुत डेंजरस सिचुएशन थी, ठीक है, और मैं ये पता करना चाहता था कि मेरी कैट कहाँ है, ठीक है। रिगार्डलेस आई हैड टू गो, वी piled into the car and just the clothes on our backs and a few of the fireman blanket and made our way to my grandparents house to spend the night, ठीक है। और हमारे पास जो बचे हुए कपड़े थे उनको पायल इकट्ठा किया कार में, ठीक है, कुछ ही कपड़े बचे थे, ठीक है, कुछ फायरमैन की ब्लैंकेट्स थी और हमने पूरा ये इकट्ठा जो भी बचा हुआ था, उनके पास अक्सर सारी चीज़ें जल गई थी उनकी, उस रात को उन्होंने डिसाइड किया कि वो उनके ग्रैंड पेरेंट्स के वहाँ जाकर ये रात जो है वो बिताएंगे। द नेक्स्ट डे मंडे आई वेंट टू स्कूल, नेक्स्ट डे मैं स्कूल गया। व्हेन द फायर ब्रोक आउट आई वाज स्टिल वेयरिंग द ड्रेस आई हैड वॉर्न टू चर्च दैट मॉर्निंग बट आई हैड नो शूज़। जब हमारे घर में आग लगी थी तब मैं शाम को मॉर्निंग जो चर्च मॉर्निंग क्लासेस अटेंड करने जाता हूँ वो ड्रेस पहन रखी थी, लेकिन शूज़ नहीं पहन रखे थे। अभी भी मैंने वही ड्रेस पहन रखी थी। आई हैड किक दैम ऑफ व्हेन आई वाज डूइंग माई होमवर्क, ठीक है, मैंने जूते उतार लिए थे जब मैं होमवर्क कर रहा था। दे बिकेम येट अनदर कैजुअलिटी ऑफ द फायर एंड येस, वो जो शूज़ थे वो भी उस फायर में जल गए थे। सो आई हैड टू बोरो सम टेनिस शूज़ फ्रॉम माई आंट, इसलिए मैंने अपनी आंट से कुछ टेनिस शूज़ बोरो किए। I could not I just stay home from school, my mother wouldn't hear of it, but I was totally embarrassed by everything। काश मेरी मम्मा सुन जाती, और मैं चाहता था कि मैं उस दिन स्कूल नहीं जाऊँ इतनी ऑकवर्ड ड्रेस में, लेकिन मेरी मम्मा ने मेरी नहीं सुनी और मुझे बहुत एम्बैरसिंग, बहुत ही इंसल्टिंग फील हो रहा था इन फ्रंट ऑफ द क्लासमेट्स कि मैं इस तरीके के गेटअप में वहाँ गया हूँ।
The clothes I was wearing looked weird. I had no books, all homework and my backpack was gone. ठीक है, उसका जो बैग में जो भी सामान था वो जा चुका था, बैग खो चुका था, जल चुका था और मैं बहुत ज़्यादा वियर्ड लग रहा था. ठीक है, मेरे पास बुक्स भी नहीं थी. I had my life in that backpack. The more I tried to fit in, the worse it got. और मुझे ऐसा लग रहा था कि जिस तरीके से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं सारे एफर्ट्स करूँ अपनी लाइफ को स्मूथ बनाने के लिए, स्टेबल बनाने के लिए, वैसे ही मेरी लाइफ और भी ज़्यादा ख़राब होने वाली थी या हो रही थी. ऐसा मुझे फील हुआ. Was I destined to be an outcast and a geek all my life? और उसको लगा ऐसा कि क्या मैं पूरे समय गीक मतलब आप कह लो कि फुलिश दिखूँगा. क्या मैं वो कहना चाह रहा है कि क्या पूरी ज़िंदगी मुझे मतलब इसी तरीके से सफरिंग्स जो है वो झेलना पड़ेगा. ठीक है, दैट वॉट इट फेल्ट लाइक. ऐसा लग रहा था जैसे कि मेरा मजाक बन रहा हूँ, मैं बुद्धू सा भोंदू सा लग रहा था. आई डिडंट वांट टू ग्रो अप, चेंज और हैव टू हैंडल लाइफ इफ़ इट वाज गोइंग टू बी दिस वे. और वो मैं नहीं चाहता था कि वो बड़ा हो. ठीक है, और अगर उसकी ज़िंदगी में इस तरीके के चेंजेस आते हैं, इतनी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वो नहीं चाहता था कि वो जो एक टीनेजर एज है उसमें वो जाए, उससे बाहर निकले. ठीक है, आई जस्ट वॉन्टेड टू कर्ल अप एंड डाई. मैं चाहता था कि कर्ल अप मतलब या तो मैं इसको हैंडल कर लूँ. ठीक है, आई वॉकड अराउंड स्कूल लाइक ए ज़ॉम्बी. और मैं जब उस स्कूल में गया तो ऐसा लग रहा था ज़ॉम्बी जैसा मैं साउंड कर रहा था. ज़ॉम्बी होते हैं जो डेड बॉडीज़ हो जाती है. ठीक है, तो ज़ॉम्बी जो जैसा मैं दिख रहा था, क्योंकि मेरी ड्रेस भी सूटेबल नहीं थी, मेरे पास शूज़ नहीं थे, बैग्स नहीं थे, बुक्स नहीं थी. एवरीथिंग फेल्ट स्क्वेरल. ऐसा लग रहा था हर एक चीज़ जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज दिख रही थी, मेरे को वियर्ड लग रही थी. एंड आई वॉजंट श्योर व्हाट वाज गोइंग टू हैपन. मुझे ये भी नहीं पता था कि जो मेरे क्लासमेट्स हैं, मेरे टीचर्स हैं, वो किस तरीके से रिएक्ट करेंगे, क्या होगा. All the security I had known from my old school, my friend, my house, my cat had been ripped away. जो भी सिक्योरिटी थी मेरी लाइफ में, ठीक है, अभी तक जो भी सिक्योरिटी थी, ठीक है, हम सिक्योर कैसे होते हैं जब हमारे पास अच्छा सा हमारा घर होता है जिसमें हमारी बहुत सारी यादें होती हैं, हमारे दोस्त होते हैं, मेरी फैमिली होती है, मेरी कैट है ना, मेरी स्कूल, वो सब छिन चुकी थी, वो सब मेरे से दूर हो चुकी थी. तो उसे लग रहा था कि जो भी सिक्योरिटी या जो सेफ फीलिंग या जो हमें एक स्पेशल फील करवाता है वो सब उसकी लाइफ से जा चुका था, छिन चुका था. नाउ okay, when I walked through what used to be my house after school that day, I was shocked to see some much damage there was. Whatever hadn't burnt was destroyed by the water and chemical they had used to put out of the fire. जब वो उस दिन मैं घर पे गया, ठीक है, जब मैं अपने घर पे गया, ठीक है, वापस स्कूल के बाद उस दिन, आई वॉज शॉक टू सी. मैं बिल्कुल एकदम एस्टॉनिश हो गया, शॉक्ड हो गया, क्योंकि जितना डैमेज फायर से हुआ था बहुत कुछ डिस्ट्रॉय हो गया था, और जो फायर से डिस्ट्रॉय नहीं हुआ था वो वाटर और केमिकल जो उसको बुझाने के लिए यूज़ किया था, उस वजह से पूरा जो घर है जिसके सामान और आप कह सकते हो वो डिस्ट्रॉय हो चुके थे. द ओनली मटेरियल थिंग not destroyed were the photo album, document and some other personal item that my mom has managed to heroically rescue. केवल और केवल कुछ सामान, कुछ डॉक्यूमेंट, कुछ हमारी यादें पापा से रिलेटेड, कुछ लेटर्स, वही, और फोटोज़ एल्बम जो थे वही बचे हुए थे, जो कि मेरी मम्मा ने एज ए हीरो बनकर उनको बचा ली थी जब आग लगी थी घर में. There was no time to grieve. दुख मनाने का समय नहीं था. माई मदर रश मी आउट ऑफ द हाउस. वी वुड हैव टू फाइंड अ प्लेस टू लिव एंड आई वुड हैव टू गो बाई सम क्लोथ फॉर स्कूल. ठीक है, हमारे पास समय ही नहीं था कि हम बैठ के दुख मनाएं, क्योंकि हमारी जो मदर थी, ठीक है, उनको हमें पता लगाना था कि हम कहाँ जाके अब नेक्स्ट रहने वाले, और स्कूल के लिए कुछ कपड़े भी खरीदने थे. नाउ we had to borrow money from my grandparents because there were no credit card, cash or even any identification to be able to withdraw money from the bank. हमें कुछ पैसे अपने जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनसे उधार लेने पड़े. क्यों? क्योंकि उनके पास कोई क्रेडिट कार्ड नहीं बचा था, कैश भी नहीं, कोई आइडेंटिफिकेशन भी नहीं थी बैंक से ताकि वो पैसे निकाल सके. एवरीथिंग हैड गॉन अप इन द स्मोक. सब कुछ उस आग में जल चुका था. दैट वीक द रबल दैट यूज्ड टू बी आवर हाउस वाज बीइंग क्लियर्ड ऑफ द लॉट. ठीक है, Now,
ऐसा लग रहा था। रिबल मतलब वेस्ट मटेरियल, जो हमारे इस रिबल मतलब आप वेस्ट मटेरियल कह लो कि जहाँ हमारा घर खड़ा था, जहाँ हमारा हाउस था, आज वहाँ पे केवल और केवल वेस्ट मटेरियल, कुछ जले हुए टुकड़े ही दिखाई दे रहे हैं। Even though we had rented an apartment nearby, I would go over to watch them clear away debris, hoping that my cat was somewhere to be found। ठीक है, उसने क्या कहा कि हमने पास में ही एक अपार्टमेंट लिया, लेकिन फिर भी मैं ज़्यादातर अपना जो समय है वो जो डेब्रीज है, डेब्रीज मतलब आप कह लो जो टूटा हुआ सामान था, ठीक है, जो मलबा जो था वहाँ पे हमारे घर के पास, उसको देखता था और सोचता था कि काश मुझे मेरी जो कैट है इवन वो तो मुझे मिल जाए। शी वॉज गॉन, वो जा चुकी थी। आई केप्ट थिंकिंग अबाउट हर एंड दैट वल्नरेबल लिटिल किटन। और मैं हमेशा मेरी कैट और मेरी जो छोटी सी, जब मैंने उसको वल्नरेबल मतलब जो बहुत ही इनोसेंट किटन को मैंने जब बचाया था, तो मुझे वो जो पल है वो याद आते थे हमेशा। इन द अर्ली मॉर्निंग व्हेन आई वुड डिस्टर्ब हर एंड गेट आउट ऑफ बेड, शी वुड टैग अलॉन्ग आफ्टर मी, क्लाइम अप माई रॉब एंड क्रॉल इनटू माई पॉकेट टू फॉल अस्लीप। आई वाज मिसिंग हर टेरिबली। ठीक है, किस तरीके से वो दोनों खेला करते थे एक दूसरे के साथ। जब वो सुबह उठता था, वो क्रॉल करती थी उसके पास आने के लिए, तो वो कह रहा है कि मैं ये सारी चीज़ें, उसकी जो यादें हैं उससे बहुत ज़्यादा टेरिबली, बहुत एक्सट्रीम लेवल पे मिस कर रहा था। Now, it always seems that bad news spread quickly। ऐसा लगता है कि जो बुरी न्यूज़ होती है वो क्विकली फैल जाती है, ठीक है। एंड इन माई केस इट वॉज नो डिफरेंट। एवरीवन इन हाई स्कूल इंक्लूडेड द टीचर्स एंड अवेयर ऑफ माई प्लेथ। और जो ये बुरी खबर थी वो मेरी स्कूल में पूरी तरीके से फैल चुकी थी। मेरे जो टीचर्स थे, ठीक है, उनके पास भी ये बात पहुँच चुकी थी और उनको मेरे ऊपर बहुत दया आ रही थी, ठीक है। आई वॉज एम्बेरस्ड एज इफ समवन आई वॉज रिस्पॉन्सिबल। वॉट अ वे टू स्टार्ट ऑफ एट अ न्यू स्कूल, दिस वॉज नॉट द काइंड ऑफ अटेंशन आई वॉज लुकिंग फॉर। और उसने क्या बोला कि ये जो मैं बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग फील कर रहा था और वो नहीं चाहता था कि एक नई स्कूल में उसकी इस तरीके से शुरुआत हो, इस तरीके का लोग उसे अटेंशन दे, वो नहीं चाहता था। नेक्स्ट डे एट स्कूल पीपल वर एक्टिंग इवन मोर स्ट्रेंज दैन यूजुअल। मैं नेक्स्ट दिन की बात करूँ तो लोग और भी ज़्यादा स्ट्रेंज बिहेव कर रहे थे। आई वॉज गेटिंग रेडी फॉर जिम क्लासेस टू माई लॉकर। मैं जिम क्लास के लिए जा रहा था, तब मैं अपने लॉकर के पास खड़ा था। पीपल वर माइलिंग अराउंड मी आस्किंग मी टू हरी अप। आई थॉट इट्स स्ट्रेंज बट इन द लाइट ऑफ द पास्ट फ्यू वीक्स नथिंग वुड सरप्राइज मी। वहाँ पे कुछ लोग आए, कुछ स्टूडेंट आए, उन्होंने क्या कहा कि तुम फटाफट हमारे साथ चलो। मुझे ये कुछ स्ट्रेंज लगा, लेकिन वो क्या कह रहा है, लेकिन इतना कुछ अलग, इतना अजीब इन दिनों में मेरे साथ हो चुका था कि मुझे लगा कि लाइफ शायद और भी मेरे लिए कुछ सरप्राइज आने वाली है। इट ऑलमोस्ट सीम्ड दैट दे वर ट्राइंग टू show me into the gym. Then I saw why. There was a big table set up with all kind of stuff on it just for me. They had taken up a collection and bought me school supplies, notebook, all kind of different clothes, jeans, tops, sweatsuits. It was like Christmas. I was overcome by emotion. People who had never spoken to me before were coming up to me टू इंट्रोड्यूस दैम सेल्फ। और मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हो गया क्योंकि एक टेबल पे सारे सामान जो मेरे को डेली नेसेसिटीज़ चाहिए मेरी स्कूल के लिए, वो सब सप्लाइज़ के साथ जो टेबल है उसको डेकोरेट कर रखा था। नोटबुक्स थी वहाँ पे, क्लोथ्स थे, जीन्स थे, टॉप थे, स्वेट शर्ट्स थे, ठीक है, शर्ट्स थे, जैसे कि क्रिसमस को मैं किसी को गिफ्ट मिला हो, ठीक है। और मैं अपने इमोशन को रोक नहीं पाया और जिन्होंने मुझसे कभी आज तक बात नहीं करी थी वो भी मेरे लिए इतना कंसर्न थे, इस बात से वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया। आई गॉट ऑल काइंड ऑफ इन्विटेशन ऑफ देयर हाउसेस, ठीक है, मेरे को इन्विटेशन मिले कि तुम हमारे घर पे आके रह सकते हो। देयर जेन्युइन आउटपोरिंग ऑफ कंसर्न रियली टच मी। और बिल्कुल वो जेन्युइन थे, वो ऑनेस्ट थे और उनका जो फीलिंग था, कंसर्न था, उसने मेरे को बिल्कुल टच कर लिया। इन दैट इंस्टेंट आई फाइनली breathed a sigh of relief and thought for the first time that things were going to be okay. I made friend that day. और इन सब के बीच में पहली बार मुझे ऐसा लगा कि कुछ चीज़ मेरे साथ अच्छी होने वाली है और मैंने कहा कि शायद लाइफ अब टर्निंग पॉइंट है और कुछ अच्छा मेरे साथ होगा। और उसी दिन मेरे कुछ फ्रेंड्स भी बन गए। A month later I was at my house watching them
रीबिल्ट इट, और कुछ 1 महीने के बाद मैं अपने घर को वापस बनते हुए देख रहा था. बट दिस टाइम इट वॉज डिफरेंट. आई वॉजेंट अलोन. आज मैं अकेला नहीं था. आई वॉज विद 2 ऑफ माई न्यू फ्रेंड्स फ्रॉम स्कूल. आज मेरे 2 नए फ्रेंड्स बन चुके थे. इट टुक अ फायर for me to stop focusing on my feelings of insecurity and open up all the wonderful people around me. और आज मैं थोड़ा बेटर फील कर रहा था क्योंकि मैं सिक्योर फील कर रखा था, और वो जो इनसिक्योरिटी थी कि मेरे कोई दोस्त नहीं, वो जा चुकी थी. Okay, now I was sitting there watching my house being rebuilt when I realized my life was going to the same thing. मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा घर तो रीबिल्ड हो ही रहा है, उसके साथ मेरी जो लाइफ है वो भी रीबिल्ड हो रही है. While we sat there on the crab planning my new bedroom, I heard someone walk up to me from behind and say, does this belong to you? जब मैं अपना जो नया बेडरूम जो है उसका प्लान कर रहा था, ठीक है, तो मुझे क्या महसूस हुआ कि कोई मेरे पीछे से आया और किसी ने बोला कि क्या ये तुमसे बिलोंग करती है, ठीक है. When I turned around to see who it was, मैंने देखा कि ये कौन है. I couldn't believe my eyes. A woman was standing there holding my cat. I leapt up and grabbed her out of the woman's arms. और मैंने क्या देखा कि औरत के पास मेरी जो कैट थी वो थी. मैंने जैसे उसको देखा मुझे बिलीव नहीं हुआ, ठीक है. मेरे पास उसके हाथों में मेरी कैट थी. मैंने फटाफट अपनी कैट को अपने हाथों में लिया, उसको अपने हग किया, ठीक है. I held her close to me and cried into the beautiful orange fur. She purred happily. My friends were hugging me, hugging the cat and jumped around. Okay. वो जो this was a scene when he got his cat, ठीक है. वो बहुत ज़्यादा खुश था. उसकी फ्रेंड जब उसको मिली, उसके फ्रेंड्स भी बहुत खुश थे, उनको गले लगाया, ठीक है. नाउ जो कैट जो थी वो भी उनके आसपास जंप करने लगी. Apparently my cat had been so freaked by the fire that she ran out over a mile away. बहुत डर गई थी जब हमारे हाउस में जब आग लगी थी, तो वो डर के मारे थोड़ा सा दूर निकल गई थी. Her collar had our phone number on it. और उसके कॉलर पे, क्योंकि पैट होते हैं कुछ, अपने पैट्स के ऊपर फ़ोन नंबर लिखते हैं, तो मैंने भी उसके कॉलर पे फ़ोन नंबर लिखे थे. बट आवर फ़ोन हैड बीन डिस्ट्रॉयड एंड डिस्कनेक्टेड, क्योंकि हमारे फ़ोन डिस्ट्रॉय हो चुके थे, डिस्कनेक्टेड थे. दिस वंडरफुल वुमन टुक हर इन एंड वर्क हार्ड टू फाइंड आउट whose cat it was. ये जो औरत थी, ठीक है, उसने बहुत कोशिश करी. ऑनेस्टली उसने एफर्ट्स किए कि ये जो कैट है वो किसकी है, उसको पता लगा सके. somehow she knew this cat was loved and sorely missed, क्योंकि शायद उसे पता था कि इस कैट को कोई बहुत ज़्यादा मिस करने वाला है. as I sat there with my friends and my cat curled up on my lap, ठीक है, वो वहाँ पे खेल रही थी, हम वहाँ बैठे थे, ठीक है. तो वो जो कैट है वो खेलने लगी. All the overwhelming feelings of loss and tragedy seemed to diminish. और ये जो मैं इतना खुश था कि वो सारी जो फीलिंग्स थी कि कोई चीज़ खो चुके हैं, कि क्या ख़राब हुआ है इस समय, ये सब जो फीलिंग्स थी वो डिमिश हो गई थी, वो वहाँ से मेरे मन से गायब हो चुकी थी, वैनिश हो गई थी. I felt gratitude for my life, my new friend, the kindness of a stranger and the loud pour of my beloved cat. ना वो क्या कह रहा है कि अब मैं बहुत थैंकफुल था इस नए जीवन के लिए, क्योंकि अब सब कुछ ठीक हो रहा था. मेरे नए दोस्त बन चुके थे, एक स्ट्रेंजर औरत ने मेरी हेल्प करी, और मेरे पास मेरी प्यारी सी कैट भी थी. माई कैट वॉज बैक एंड सो वॉज आई. मेरी कैट मेरे पास आ चुकी थी और मैं भी वापस अपने पास आ चुका था. आई स्टार्टेड लविंग माई सेल्फ, और मैं भी अपने आप से दोबारा प्यार करने लगा था. और इस जो नया इन्वायरमेंट जिससे उसे थोड़ा वियर्ड फील हो रहा था, उससे वो जा चुका था, और वो ये जो नया एटमोसफियर है उसको एक्सेप्ट कर चुका था. एंड ही वॉज बैक as Zen. Okay, so this is all about the chapter. Thank you. Have a nice day.